हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट जारी कर दी गई है और ऐसे में क्या होता है कि प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ही ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे कितने क्वेश्चन हमारे किस टॉपिक से सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहा है। अगर आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार मध्य सेठ, बिहार कक्षपाल, बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो भी आप ये सेट बनाइए, आपके लिए ऑथेंटिक रहेगी, महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3 है, ये क्राउन की न्यू पब्लिकेशन 2025 की है। इसमें टोटल 20 सेट है। सेट 1 और 2 मैंने करवा दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और ये फुल एनालिसिस वाली क्लास है। स्टार्टिंग के 20 मिनट में मैं आपको आंसर करवा देता हूँ, फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी साथ में पढ़ते हैं। इससे होता क्या है कि हर एक टॉपिक का क्वेश्चन का अच्छा से रिवीजन हो जाता है और पता चलता है कि क्वेश्चन में और भी इसका विश्लेषण क्या दिया गया है। तो प्रैक्टिस सेट आज 3 देखेंगे। PDF में ऑलरेडी डाल चुका हूँ टेलीग्राम पर। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया तो पहले बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से। पहला क्वेश्चन है आपका कि न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो गौतम थे। ऑप्शन सी हो जाएगा, गौतम। दूसरा, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका हो जाएगा बी नंबर, जैन मत से। किससे हो जाएगा? जैन मत से। तीसरा का सूची 1 से सूची 2 को मिलान करना है। पहला सूची 1, सूची 2। 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 का 2 यानी चंद्रगुप्त का हो जाएगा आपका सेंड्रोकोटस, यानी उनका नाम था। बिंदुसार का हो जाएगा आपका अमित्रघात के नाम से जाने जाते थे। अशोक प्रियदर्शी, यहाँ प्रियदर्शनी होगा। चाणक्य विष्णुगुप्त। 3 का हो जाएगा सी। चौथा, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? शिव की प्रतिष्ठा में ये हो जाएंगे 12। ऑप्शन बी। 5 नंबर, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? 5 का हो जाएगा ए, रॉल्फ फिच। कौन था? रॉल्फ फिच। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक सिख संप्रदाय का पूछ रहा है, दिलीप सिंह। 7 नंबर, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा होगा? 18वीं सदी का पूछ रहा है। 7 का ऑप्शन भी हो जाएगा। पहले अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध बाद में। 7 का क्या बताए थे आपको? 7 का बी। 8, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पूछा नहीं है तो आपका जो ऑप्शन ए है ये सही सुमेलित नहीं है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक केसरी के संपादक थे। एनी बेसेंट न्यू इंडिया के संपादक थे। दादा बनोरजी रस्त गिरफ्तार के थे। दादा बनोरजी रस्त गिरफ्तार के थे। 9, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। 9 का हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर। 10, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था? 10 का हो जाएगा आपका डी नंबर, जयप्रकाश नारायण ने। भारत का दक्षिण बिंदु कौन है? 11। भारत का दक्षिण बिंदु कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार। क्या होगा? ग्रेट निकोबार। 12, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाटी से मिलता है? पूर्वी घाटी जो है पश्चिमी घाटी से मिलता है। 12 का ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। 13, असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? ऑप्शन बी हो जाएगा 7 से। 14, निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती है। 14 का ऑप्शन सी हो जाएगा, तापी हो जाएगा इसका, तापी। 15 नंबर, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा जो है मुख्यतः प्राप्त होती है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून से। 16, निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? कौन सा बांध जो है नर्मदा नदी पर नहीं है? इसका हो जाएगा डी, बाण सागर नहीं है नर्मदा नदी पे, लेकिन बरगी, इंदिरा सागर और ओंकारेश्वर ये सब है। 17, दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। 17 का हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु तट में। 18, कौन सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण कृषि का नाम और राज्य के बारे में दिया है। कौन सुमेलित नहीं है? पोंडू ओडिशा ये सुमेलित है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मासा हिमाचल प्रदेश ये गलत है। ऑप्शन बी हो जाएगा, पोनम केरल में, झूम असम में, ये सब सही है। बाकी 18 का बी हो जाएगा। 19, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इसका ये हो जाएगा, बेलाडेला मध्य प्रदेश, ये ऑप्शन गलत है। बाकी कामानगुंडी कर्नाटक, सिंहभूम झारखंड, मयूरभंज ओडिशा, ये तीनों सही है।
20 नंबर, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पे? तो नागपुर में। कहाँ पे? नागपुर में स्थित है, ऑप्शन सी। कौन सम्मिलित नहीं है? 21 का हो जाएगा आपका सी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, ये गलत है, महाराष्ट्र होगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, पोखरम राजस्थान, ठीक है, जिसका हो जाएगा 21 का सी नंबर। निम्नलिखित देशों में किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? थोड़ा सा ब्लर है बट पढ़ा जा सकता है। समुद्र तट रेखा जो है सर्वाधिक लंबी है 22 का हो जाएगा ऑप्शन बी, कनाडा के। निम्नलिखित में से कौन सी देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आइसलैंड। 24, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नगर है और नदी है, ये सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा बर्लिन राइन का नहीं है, लेकिन लंदन टेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, वियना डेन्यूब नदी, ये सब सही है। 25, निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा भारत से अलग हुआ था? वर्मा जो है भारत से अलग हुआ था, कौन से अधिनियम के तहत? ऑप्शन सी हो जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 26, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? यानी जनगण मन को कब भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 1950 में, ऑप्शन सी हो जाएगा। 27, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति का विधायक शक्ति कौन सी? राष्ट्रपति की विधायक शक्ति कौन सी है? 27 हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यादेश जारी करना, अध्यादेश जारी करना। 28, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? 28 का हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार। 29, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? भारत संसद जो है, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? ऑप्शन ए हो जाएगा संसदीय समिति के माध्यम से। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। 30 का हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 213। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। 31 का डे, राज्य विधानसभा द्वारा, राज्य विधानसभा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था कौन है? 32 का हो जाएगा आपका डी नंबर, नीति आयोग। नीति आयोग संविधानेतर संस्था है, बाकी संघ लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग ये सब नहीं है, ठीक है। 32 का हो जाएगा आपका डी नंबर। आगे देखते हैं 33, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का जो अधिकार है किसके पास है? 33 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चुनाव आयोग के पास है, चुनाव आयोग के पास। 34, निम्नलिखित राज्यों में से किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? सर्वप्रथम स्थापित की गई, उसका ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान। 35, निम्नलिखित युगों में कौन से एक सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं पूछ रहा, ऑप्शन सी हो जाएगा आर्मर्ड कोर सेंटर ऑफ एंड स्कूल, ये जबलपुर, ये सही नहीं है, लेकिन दक्षिणी वायुसेना कमान तिरुवनंतपुरम, पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम, आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल लखनऊ। फूलों की घाटी अवस्थित है, फूलों की घाटी अवस्थित है उत्तराखंड में। 37, कुचिपुड़ी किस राज्य के लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। यहूदियों के धार्मिक पुस्तक के नाम से जाना जाता था, यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा तोरा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? संवर्धन से संबंधित है 39 का ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51। हाल ही में बिहार में उच्च जाति आयोग का गठन कर मुजफ्फरपुर के महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? कितने वर्ष का होगा? 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 3 वर्ष के लिए। एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का अकेले कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो एक साथ काम को पूरा करने में शुरू करते हैं, ठीक है, लेकिन महिला 2 दिन के बाद कार्य करना छोड़ देती है। एक पुरुष, एक लड़का कितने दिन में शेष काम को पूरा करेंगे? 41 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 31/7 दिन। 42, किसी आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया गया। यदि आयत का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर है तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। 42 हो जाएगा ऑप्शन डी,
52 सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन आपको एक्सप्लेनेशन में करवाया जाएगा। 43 डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ यहाँ से, क्योंकि सॉल्यूशन तो फिर करना ही है सब एक्सप्लेनेशन में। 43 का हो जाएगा आपका ए 54। 44 44 का हो जाएगा ऑप्शन सी 5:2। 45 का हो जाएगा ऑप्शन बी 4। ठीक है। 46 पुष्प के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका ऑप्शन ये हो जाएगा अनुकुंचन कहलाती है, अनुकुंचन कहलाती है। 47 सूर्य का समीपतम ग्रह है, सूर्य का समीपतम ग्रह है जो 47 का ऑप्शन ये हो जाएगा बुध है। 48 कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो है किसके द्वारा होता है? 48 का ऑप्शन डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। 49 सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया, सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया 49 का ऑप्शन ए हो जाएगा आइंस्टाइन ने। 50 पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग है, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान जो है लगभग कितना है? 1/81, 1/81। अदिश राशि कौन है? 51 अदिश राशि कौन है? ऊर्जा अदिश राशि है, बाकी संवेग बल आघूर्ण त्वरण ये सब क्या है? सदिश राशि है। 52 वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है, वायु में है जो ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है दाब से, किससे? दाब से। 53 सिक्कों का अध्ययन कहलाता है, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा न्यूमिस्मेटिक। 54 शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान पूछ रहा है तो 7 होता है, ऑप्शन बी। वन जेन वन एंजाइम का विचार किसने दिया? वन जीन वन एंजाइम का विचार जो है किसने दिया? 55 का ऑप्शन सी हो जाएगा विडल एवं टेटम ने, विडल एवं टेटम ने। 56 प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, प्रकाश की गति जो न्यूनतम होती है 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा कांच से गुजरने पर, कांच से गुजरने पर। 57 मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः डैश में पचता है, मुख्यतः डैश में पचता है। 57 का ऑप्शन भी हो जाएगा छोटी आंत। न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? 58 न्यूट्रॉनों की खोज किसने किया था? ऑप्शन भी हो जाएगा पाउली ने किया था। 59 कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? कल्पना चावला का जन्म कहाँ पे हुआ था? 59 का ऑप्शन ये हो जाएगा करनाल में हुआ था, जो कि हरियाणा में है। ग्लूकोमा व टेक्रोमा किस अंग का रोग है? किस अंग का रोग है? 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी आँख। 61 एक तरल किसी सिलेंडर आकार पाइप में धरारेखीय रीति से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की गति प्रच्छेदिका प्रोफाइल होगा, क्या प्रोफाइल होगा? 61 का हो जाएगा आपका आंसर 61 का ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है कि एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारारेखीय गतिविधि से बह रहा है, पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की प्रच्छेदिका प्रोफाइल होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। 61 का डी हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे क्या है इसका। 62 कमरे को ठंडा किया जा सकता है, ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। 63 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS और मीथेन CH4 गैस का ग्लोबल वार्मिंग प्रति आपेक्षिक योगदान है, गैस का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति जो है उनका योगदान कितना होगा? 63 का हो जाएगा ऑप्शन डी CO2 ग्रेटर देन CH4 ग्रेटर देन N2O ग्रेटर देन CFC, ऑप्शन डी। एंथोफोबिया निम्न का डर है, एंथोफोबिया निम्न का डर है, किसका डर है? 64 का सी हो जाएगा पुष्पों का, एंथोफोबिया निम्न का डर है पुष्पों का। 65 विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है ऑप्शन डी से कि मानव जीनों और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्र से, मानव जीनों और उनके अनुक्रम की पहचान और मानचित्र से। 66 बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में सबसे अधिक आबादी अति पिछड़े वर्ग की है, इनका प्रतिशत है कितना? ऑप्शन डी हो जाएगा 36.01%, 36.01%। 67 भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया, 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। 67 का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 14 से 18। 68 द्रौपदी मुर्मू को भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? द्रौपदी मुर्मू को जो है भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? कितने राष्ट्रपति के रूप में, मतलब उनका क्रम पूछ रहा है। इसका डी हो जाएगा 15। 69 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उसका बी हो जाएगा राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। 70
हाल ही में बिहार के किस जिले में घड़ियाल एवं कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? पहला निर्णय लिया गया 70 का हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी चंपारण। 70 का हो जाएगा पश्चिमी चंपारण। 71 हाल ही में जल निकाय का एटलस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? हाल ही में जल निकाय का एटलस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन सी हो जाएगा बिहार बना है। क्या बना है? तो बिहार। 72 हाल ही में संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान, विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान पूछ रहा है, 118 हो जाएगा 118। 73 हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? राखीगढ़ किस राज्य में स्थित एक प्राचीन स्थल है? ऑप्शन बी हो जाएगा हरियाणा। 74 भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य 74 का हो जाएगा ऑप्शन बी लद्दाख में। 75 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। इसको कौन जारी करता है, मतलब इसके जारीकर्ता कौन है? 75 ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। 75 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 76 भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगस्त क्रांति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी 8 अगस्त को। 77 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? 77 का हो जाएगा ऑप्शन डी विनोद कुमार शुक्ल को। 78 विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो चिनाब नदी के ऊपर बना है। इसकी लंबाई चिनाब नदी के ऊपर बना है, इसकी लंबाई कितनी है? 78 का हो जाएगा ऑप्शन बी 359 मीटर। 359 मीटर। 79 हाल ही में IPL 2025 में CURV सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे मिला है या किसे प्राप्त हुआ है? सुपर स्ट्राइक ऑफ द सीजन 2025 IPL का। 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी वैभव सूर्यवंशी को। 80 हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपन सुचाता चुमांगश्री किस देश की निवासी है? हाल ही में किस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपन सुचाता चुमांगश्री किस देश की निवासी है? 80 का हो जाएगा आपका 80 का हो जाएगा ए थाईलैंड। क्या हो जाएगा? थाईलैंड की। 81 रामसर स्थल के विषय में असत्य कथन को पहचाने। असत्य कथन को पूछ रहा है, उसका ऑप्शन ए गलत है। बाकी रामसर कन्वेंशन 2 फरवरी 1971 को हुआ था, सही है। प्रत्येक 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम थी प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। 81 का ऑप्शन ए हो जाएगा, जो कि गलत है। 82 भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम पूछ रहा है, ज्ञानेश कुमार। क्या नाम है? तो ज्ञानेश कुमार। 83 संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी डॉक्टर अजय कुमार। हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश हो जाएगा ऑप्शन बी। 84 का हो जाएगा बी। बिहार सरकार द्वारा जारी 2025-26 का बजट कुल कितने करोड़ रुपए के व्यय के रूप में अनुमानित है? ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3,16,895.2 ठीक है करोड़। 86 ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2024 की लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट जो 27 फरवरी 2025 को जारी की गई थी, 27 फरवरी 2025 को जारी किया गया, के अनुसार शीर्ष देश कौन से है? शीर्ष देश पे है, तो ऑप्शन ए नॉर्वे है, नॉर्वे। 87 सिपरी द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में हथियारों की खरीद में विश्व में प्रथम स्थान कौन है? हथियार में प्रथम खरीदने में, ठीक है। 87 का हो जाएगा आपका सी यूक्रेन। 88 बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? 88 का ऑप्शन ए हो जाएगा भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में। 89 क्वांटम अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? क्वांटम अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? 89 का ऑप्शन ए हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच WEF।
विश्व आर्थिक मंच WEF। 90 हाल ही में जिन संपादक CSISPR-CAS9 तकनीक का प्रयोग कर भारत की प्रथम जीन संपादित भेड़ का विकास का श्रेय किस संस्थान ने प्राप्त किया? ऑप्शन बी एस्क्यूसेट श्रीनगर, SKUAST श्रीनगर। 90 का बी हो जाएगा। 91 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 18 से 19 नवंबर 2024 को आयोजित G20 शिखर सम्मेलन का नीति वाक्य क्या था? नीति वाक्य यानी मोटो क्या था? 91 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेबल प्लैनेट। 92 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2024 में ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितने तक किया गया? 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ऑप्शन सी 20 लाख। 93 बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री पूछ रहा है। 93 का ऑप्शन ये हो जाएगा भोला पासवान शास्त्री, ये नंबर। 94 उग्रतारा स्थान शिव शक्ति सर्किट किस जिले में स्थापित है? उग्रतारा स्थान शिव शक्ति सर्किट जो है किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ये हो जाएगा सहरसा में, सहरसा। और 94 का ऑप्शन ये हो जाएगा सहरसा। 95 कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ जो है कहाँ पे है? तो इसका जो हो जाएगा आपका 95 का हो जाएगा ऑप्शन सी, कट गया यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे है आपका दरभंगा। ठीक है, दरभंगा, लेकिन पता चल रहा है दरभंगा है। बिहार के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? ऑप्शन बी हो जाएगा सरोजनी नायडू। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। 96 का बी हो जाएगा। 97 हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2025 से किस फिल्म को सम्मानित किया गया? किस फिल्म को सम्मानित किया गया? 97 का हो जाएगा ऑप्शन डी, अनोरा को। 98 किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी हो जाएगा मानव अधिकारों पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993। मानव अधिकारों पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993। 98 का हो जाएगा आपका बी। 99 मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार ने लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरण की बुकिंग करा सकेंगे। 99 का ऑप्शन हो जाएगा हायरिंग मोबाइल ऐप के द्वारा। 100 नंबर देखते हैं। 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWUB की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है। 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWUB की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने की पता चला है? 100 का ऑप्शन सी हो जाएगा 9 जिले। कितना हो जाएगा? 9 जिले में ऐसा हुआ है। तो 100 के 100 क्वेश्चन हो गए हैं। और देखिए टाइम भी ज़्यादा नहीं हुआ है, लगभग 20 से 22 मिनट का जाता है। आप हमें कमेंट करके स्कोर ज़रूर बताइएगा। स्कोर ठीक है, स्कोर बताइए कॉल में, कमेंट में। अभी देखिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। अब देखिए व्याख्या शुरू करते हैं। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आपने आंसर मिला लिया होगा, कमेंट करके स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है कि न्याय दर्शन के संस्थापक थे। न्याय दर्शन के जो संस्थापक थे वे कौन थे? इसका था क्या? गौतम। भारत के 6 वैदिक दर्शनों में से एक न्याय दर्शन है। 6 वैदिक दर्शनों में जिसके प्रवर्तक ऋषि अक्षपाद गौतम है। जिन साधनों से हमें ज्ञेय तत्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है उन्हीं साधनों को न्याय की संज्ञा दी गई है। सांख्य दर्शन के लेखक कपिल थे। कौन थे? कपिल थे। कनाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे तथा जैमिनी उत्तर मीमांस के संस्थापक थे। क्या थे? उत्तर मीमांस के संस्थापक कौन थे? तो जैमिनी पूछता है उत्तर मीमांस के संस्थापक कौन थे? तो जैमिनी थे। आगे है कि दूसरा, भारत के धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में इस स्थानक वासी संप्रदाय का संबंध किससे है? इसका हो जाएगा जैन मत से। जैन धर्म के श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय में स्थानक वासी या ढूंढिया प्रसिद्ध है। स्थानक वासी
लोक संप्रदाय से निकाला है। स्थानक वासी जो है किससे निकले तो लोक संप्रदाय से। अहमदाबाद के एक व्यापारी लोक शाह ने मूर्ति पूजा का निषेध किया। अहमदाबाद के लोक संप्रदाय चलाया, उन्हीं के एक शिष्य जो है वीरजी ने स्थानक वासी संप्रदाय चलाया था। इनके अनुयायी साधु तो मूर्ति पूजा करते थे, ना ही मंदिर में ठहरते थे, बल्कि स्थानक में निवास करते थे। श्वेतांबर संप्रदाय के अन्य उप संप्रदाय थे। कौन कौन थे? पुजेरा या मंदिर मार्गी या डेरावासी थेरापंथी। डेरावासी या थेरापंथी। पुजेरा या मंदिर मार्गी से डेरावासी कहते थे, और दूसरा थे आपका थेरापंथी। तीसरा क्वेश्चन है आपका कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना था। इसका डायरेक्टिव पढ़ लेते हैं, ठीक है। एस्टेबो ने भारत की भौगोलिक स्थिति पर अपना विवरण प्रस्तुत किया। इनके अलावा एरियन था जस्टिन ने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस का, अच्छा मतलब कि नाम को मैचिंग करना था, चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस, जबकि एपियोनोनस तथा प्लूटार्क ने उसे एंड्रोकोटस कहा था। किसको? चंद्रगुप्त को ही। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रघात कहा। यूनानी लेखकों ने कहा जिसका अर्थ है शत्रु का नाश करने वाला। अशोक को प्रजा हित में कार्य करने के कारण अधिकांश लेखों में देव नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा गया है। अर्थशास्त्र लेखक चाणक्य का मूल नाम विष्णुगुप्त था तथा कुटिल उनके गोत्र का नाम था। कुटिल क्या था? उनके गोत्र का नाम था। चौथा क्वेश्चन है आपका कि भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो कितने हैं? तो 12। हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार शिव जी जहाँ स्वयं प्रकट हुए, जहाँ प्रकट हुए, उन्हें 12 स्थान पर स्थित शिवलिंग को ज्योतिर्लिंगों के रूप में पूजा जाता है। इस तरह ज्योतिर्लिंग की संख्या 12 है जो निम्नलिखित है। कौन कौन से देखते हैं? आपका सोमनाथ जो कि गुजरात में, मल्लिकार्जुन जो कि आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर जो कि मध्य प्रदेश में, उकाश्वर जो कि मध्य प्रदेश में, केदारनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में, भीमशंकर जो कि महाराष्ट्र में, काशी विश्वनाथ जो कि उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर जो कि महाराष्ट्र में, वैद्यनाथ जो कि महाराष्ट्र में, नागेश्वर गुजरात में, रामेश्वरम जो कि तमिलनाडु में है, और धृनेश्वर जो कि महाराष्ट्र में। 5 नंबर, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेजी व्यक्ति था। कौन थे? रॉल्फ फिच थे। रॉल्फ फिच एक अंग्रेजी यात्री था तथा अकबर के काल में भारत आया था। यह प्रथम अंग्रेजी यात्री जिसने भारतीय जनजीवन के संबंध में लिखा था। रॉल्फ फिच एक अंग्रेजी यात्री था तथा अकबर के काल में भारत आया था। यह प्रथम अंग्रेजी यात्री था जिसने भारतीय जनजीवन के संबंध में लिखा है। फिंच के अनुसार आगरा बड़ा शहर था। आगरा, फतेहपुर सिकरी आगरा से भी बड़ा था और दोनों आबादी तथा आकार में लंदन से भी बड़े थे। उसने गुजरात में सती प्रथा का वर्णन किया। कौन? तो रॉल्फ फिच ने। 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन है आपका कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। कौन था? दिलीप सिंह। पंजाब में सिखों के प्रभावशाली राजा रणजीत सिंह हुए। इनके बाद इनके उत्तराधिकारी जो है उतने महत्वपूर्ण साबित नहीं हुए। इस साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह, जो अल्प आयु था, यानी अल्प आयु थे। रानी छिंदन इसकी संरक्षिका बनी। रानी छिंदन। अंग्रेजों ने 1849 ईस्वी में इन्हें पेंशन देकर इंग्लैंड भेज दिया और पंजाब को ब्रिटिश राज में मिला लिया। 7 नंबर, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका क्या था? हमारा बी था कि पहले हुआ था आपका अंबर युद्ध, फिर पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। अब देखते हैं। अंबर का युद्ध आपको हुआ था 1749 ईस्वी में। यह युद्ध द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई थी। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? आई थिंक 1746 से लेकर 1748 या 48 से 50, ऐसे कुछ था। आप चेक करके हमको बताइएगा। द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान हुई थी। यह युद्ध हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार की समस्या एवं यूरोपीय कंपनी की महत्वाकांक्षा के कारण प्रारंभ हुआ। हैदराबाद में सत्ता के 2 दावेदार थे। कितने? 2 दावेदार थे। एक नासिर जंग एवं मुजफ्फर जंग। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में सत्ता के 2 दावेदार थे। कर्नाटक में भी अनवरुद्दीन एवं चंदा साहब। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को एवं चंदा साहिब को साथ दिया। 1749 ईस्वी में अंबर की लड़ाई में फ्रांसीसी चंदा साहब एवं मुजफ्फर जंग ने अनवरुद्दीन को मार डाला। किसको मार दिया? तो अनवरुद्दीन को मार डाला।
और चंदा साहब को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। और चंदा साहब को जो कर्नाटक का नवाब बनाया गया। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 ईस्वी को हुई थी। ईस्वी भी याद रखिएगा, डेट भी याद रखिएगा। और वांडीवास का युद्ध 1760 में हुई थी। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुई थी, या 22 जनवरी 1760 को हुई थी। 22 जनवरी 1760 को हुई थी वांडीवास युद्ध, और 23 जून 1757 को हुई थी प्लासी की युद्ध। इस युद्ध में आयरकूट के अधीन ब्रिटिश सेना ने काउंट डी लाली को परास्त किया। इस तरह फ्रांसीसी का सितारा डूब गया। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर की लड़ाई हुई थी। बक्सर की लड़ाई हुई थी। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है पूछ रहा, तो इसका तो बता ही दिए, डायरेक्ट आंसर पढ़ लेते हैं कि भारत की स्वशासन की मांग करने हेतु मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र निकाला था। अन्य सभी विकल्प सुमेलित हैं। मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंस नामक क्या निकाले थे? तो समाचार पत्र निकाले थे। वहां पे क्या दिया था कि इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कौन है? तो भीमराव अम्बेडकर, जो कि गलत है, मोतीलाल नेहरू हो जाएगा। 9 नंबर, 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे। कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। सन 1915 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर को जॉर्ज पंचम ने, किसने? जॉर्ज पंचम ने नाइटहुड या सर की पदवी से सम्मानित किया था, जिसे उन्होंने 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग कांड के विरोध में वापस कर दिया था। 10 नंबर, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधि को संगठित किया था? भूमिगत गतिविधि को संगठित किया था। क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण ने। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। क्या थे? और वे एक समाज सेवक भी थे, जो लोकनायक नाम से भी जाने जाते हैं। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था। भूमिगत आंदोलन को संगठित किया था। आगे 11 नंबर, 11 क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणम बिंदु कहाँ है? दक्षिणम बिंदु कौन है? तो ग्रेट निकोबार है दक्षिणम बिंदु। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी गोलार्ध और भारत का दक्षिणम बिंदु है, जबकि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु तमिलनाडु स्थित कन्याकुमारी, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध है। भारत का सुदूर उत्तरम बिंदु जम्मू कश्मीर में सियाचिन ग्लेशियर के निकट काराकोरम रेंज में स्थित है। कहाँ पे? तो सियाचिन ग्लेशियर के निकट काराकोरम रेंज में स्थित है। इंदिरा कॉल 97 डिग्री 1 मिनट ईस्ट है। 31 अक्टूबर 2019 से इंदिरा कॉल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र के रूप में सम्मिलित हुआ है। 31 अक्टूबर 2019 से जो है इंदिरा कॉल जो है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत क्षेत्र में क्या हो गया? तो सम्मिलित हुआ है। भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गुजरात राज्य के कच्छ जिले में अवस्थित गौरा माता 68.032 डिग्री ईस्ट है, वह गुहार मोती है। जबकि पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश के औंजा जिले में स्थित किबुथु है। पूर्वोत्तर जो है कौन है? तो किबुथु है। 35 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ। 12 नंबर, असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से मिलकर घिरा हुआ है? असम जो कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र से घिरा हुआ है? हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। ठीक है, तो मैं गलत क्वेश्चन पढ़ दिया। ये 12 का है। 12 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 12, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? 12 का ये क्वेश्चन कि कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? इसका हो जाएगा आपका नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी है पश्चिमी घाट में स्थित नीलगिरी पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है। पूर्वी घाट जो पश्चिमी घाट से मिलती है। नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में। पश्चिमी नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार जो है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में तथा इसकी सर्वोच्च चोटी जो है दोड्डा बेटा 2637 मीटर तमिलनाडु है। दोड्डा बेटा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्या है? 13 वही है कि असम कुल मिलाकर कितने राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो 7 होगा इसका ऑप्शन 7। ऑप्शन में 7 राज्य होगा। असम की सीमा कुल 7 राज्यों से मिलती है। इसकी सीमा किसी केंद्र शासित प्रदेश से
नहीं गुजरती है, बल्कि भूटान एवं बांग्लादेश से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा संलग्न है। भूटान एवं बांग्लादेश। 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश से सर्वाधिक लंबी सीमा तथा सबसे छोटी सीमा त्रिपुरा से मिलती है। इस प्रकार उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के उपरांत सर्वाधिक राज्य से सीमा बनाने वाली राज्य असम है। यानी इस प्रकार जो उत्तर प्रदेश 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के उपरांत सर्वाधिक राज्य से सीमा बनाने वाली राज्य कौन है? तो असम है। यूपी के बाद असम ही है जो 7 राज्यों से सीमा बनाती है। 14, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से तापी हो जाएगा। तापी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई शहर के निकट सतपुरा पहाड़ी है, जो 724 किलोमीटर लंबे मार्ग का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात के प्रवाहित होकर गुजरात के सूरत नगर के निकट खंभात की खाड़ी यानी अरब सागर में क्या होती है? तो गिर जाती है। इस लंबे मार्ग के दौरान ये सतपुरा श्रेणी एवं अजंता श्रेणी के मध्य स्थित भ्रंश रेखा का अनुसरण करती है तथा नर्मदा नदी के समान ही भ्रंश घाटी में तीव्र गति से प्रवाहित होती है। इस नदी में अवसाद की मात्रा के अभाव तथा खंभात की खाड़ी का ज्वारीय लहरों के कारण जो है ज्वलंतमुख या ऐश्वर्य का निर्माण करती है। ज्वलंतमुख या ऐश्वर्य का निर्माण करती है। 15, भारत के सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारतीय मौसम विभाग एक आंकड़े के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से सामान्य रूप से क्या होती है? तो जून से सितंबर महीने तक सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है, जो देश में प्राप्त कुल वार्षिक वर्षा का 2/3 से ज़्यादा होता है। कितना? तो 2/3 से ज़्यादा होता है। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में सूर्य के कर्क रेखा के समीप अवस्थित 21 जून के कारण तापमान की अधिकता के कारण निम्न वायुदाब की दशाएं प्रबल होती है और वे हिंद महासागर में आने वाले दक्षिणी गोलार्ध के व्यापारिक पवनों को आकर्षित करती है। ये पवनें फैरल के नियमानुसार, किसके नियमानुसार? तो फैरल के नियमानुसार जो है भूमध्य रेखा को पार कर जून के प्रथम सप्ताह में दक्षिण भारत से 2 शाखाओं के रूप में अरब सागरीय एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा में प्रवेश करती है तथा संपूर्ण देश में वर्षा कराती है। हालांकि वर्षा के वितरण एवं अवधि में स्थानिक तथा कालिक भिन्नताएं मिलती है, जिसका मुख्य कारण इन पवनों के सापेक्ष स्थलाकृति की अवस्थिति, विस्तार, स्थलाकृति की ऊंचाई व ढाल, समुद्र तट से दूरी वन इत्यादि है। दूरी वन इत्यादि है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 16 है कि निम्न में से कौन सी बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? बाण सागर नहीं है। नर्मदा नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत 30 बृहद, 135 मध्यम तथा 3000 लघु बांध का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर, जिसमें कौन कौन है? इंदिरा सागर है आपका, ओंकारेश्वर है, बरगी है, बृहद बांधों की श्रृंखला में शामिल है। जबकि बाण सागर बांध जो है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है तथा इसके लाभान्वित राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार है। 17 देखते हैं। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तमिलनाडु तट में। तमिलनाडु तट में दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता तटीय डेल्टाई क्षेत्र व गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, नर्मदा एवं इनकी सहायक नदी घाटी क्षेत्र में पाई जाती है, जिससे आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र, कृष्णा व तुंगभद्रा के मध्य रायचूर द्वार, तमिलनाडु के कावेरी डेल्टाई क्षेत्र इत्यादि। विदर्भ, तेलंगाना भारत के शुष्क प्रदेश में आते हैं विदर्भ जो है, तथा केरल तट पर पश्चिम घाट में पश्चिमी ढलाने के सहारे आने वाली नदियाँ द्वार जलोढ़ जमाव की आदर्श स्थिति निर्मित नहीं हो पाती। इस प्रकार उपयुक्त विकल्पों में उच्च कृषि उत्पादकता तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा तट पर पाई जाती है। इस प्रकार जो उपयुक्त विकल्पों में उच्च कृषि उत्पादकता जो है तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा तट पर पाई जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थानांतरित कृषि का नाम और राज्य। तो डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। झूम कृषि स्थानांतरित कृषि के देश के विभिन्न हिस्से में कई नामों से जाना जाता है।
प्रश्नगत विकल्प का सही उत्तर इस प्रकार है: पोंडू ओडिशा, मानसा मध्य प्रदेश, पोनम केरल और झूम के हाथ असम। ठीक है। 19 निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इसका भी डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। इसका ये था आंसर क्या बेलाडीला मध्य प्रदेश में नहीं है। प्रश्नगत खनिज उत्पादक क्षेत्र भारत के पश्चिम लौ अयस्क प्रसिद्ध लौ अयस्क क्षेत्र है। भारत के प्रसिद्ध लौ अयस्क क्षेत्रों का संक्षिप्त वर्णन निम्न है। पहला आपका ओडिशा, क्या है? ओडिशा देश के कुल हेमाटाइट लौ अयस्क भंडार 34% ओडिशा में है और 113.5 जो है 113.5 यानी कि 54.76% मिलियन टन उत्पादन के साथ यह भारत का सर्वाधिक लौह उत्पादन करने वाला राज्य है। यहाँ के प्रसिद्ध लौह अयस्क खान है मयूरभंज, गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़ इत्यादि। क्योंझर जो कि बांसपानी, कीरूबंद इत्यादि। उसके बाद सुंदरगढ़ का कौन कौन सा है? तो भिंगलटोली, कंडाधार पहाड़ इत्यादि। ठीक है, सुंदरगढ़ का कौन है? भिंगलटोली, कंडाधार पहाड़ इत्यादि। आगे देखते हैं झारखंड जो है, झारखंड हेमाटाइट लौह अयस्क भंडार का 23%, जबकि कुल लौह उत्पाद का 14.43% यानी कि 23.43 मिलियन टन के साथ चौथे स्थान पर भारत में। इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की अगर बात करें तो सिंहभूम है, सिंहभूम का नोआ मुंडी, गुआ, चिड़िया, दुबला बेड़ा इत्यादि। सिंहभूम का जो नोआ मुंडी, गुआ, चिड़िया, दुबला बेड़ा इत्यादि। अब आते हैं छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ जो हेमाटाइट लौह अयस्क भंडार का 22%, जबकि कुल लौह उत्पाद का 17%, लगभग 34.94 मिलियन टन के साथ जो है देश में दूसरे स्थान पर है। कौन? छत्तीसगढ़ लौह अयस्क उत्पादन में। इसके प्रमुख जो उत्खनन क्षेत्र जो है आपका डल्ली राजहरा श्रेणी जो कि बलौद बेलिडला श्रेणी है, रावघाट क्षेत्र जो कि दंतबेड़ा, अरिंडोगढ़ी जो कि बस्तर, जगदलपुर बस्तर जिला, झंझाडोगरी बस्तर इत्यादि, झंझाडोगर बस्तर इत्यादि। कर्नाटक मैग्नेटाइट लौह अयस्क भंडार का लगभग 72% प्रथम तथा कुल लौह उत्पादन में तृतीय स्थान 29.79 मिलियन टन लगभग 16.92% पर है। प्रमुख उत्पादन इस प्रकार है: मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार में प्रथम है और उत्खनन यानी उत्पादन में तृतीय में है। इसके जो उत्पादन क्षेत्र हैं मतलब उत्खनन, बेलारी हॉस्पेट उत्पादन क्षेत्र, बेलारी हॉस्पेट में आपका डोनाई मलाई, कुमार स्वामी, कानावहल्ली, थिम्मा पानागुड़ी, राजपुरा आदि। बाबा बुदन की पहाड़ी की बात करें तो कैम्मनगुड़ी, कालाहट्टी, अतिकुंडी, कुद्रेमुख आदि प्रमुख है। 20 का क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय जो अवस्थित है कहाँ पे? तो नागपुर में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय महाराष्ट्र के नागपुर में अवस्थित है, जबकि इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय अजमेर, बेंगलुरु, नागपुर में भी है। 1948 ईस्वी में स्थापित है। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की। स्थापित इस संस्था का महत्वपूर्ण कार्य देश के अपतटीय एवं तटीय सभी क्षेत्रों में उपलब्ध खनिज संसाधनों का वैज्ञानिक विधि से अन्वेषण एवं उत्पादन संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा प्रत्येक खनन वर्ष के दौरान विभिन्न खनिज संसाधनों उत्पादन, उपभोग, आयात निर्यात इत्यादि में संबंधित आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण मिनरल ईयर बुक करना है। ठीक है। 21 नंबर देखते हैं। 21 का क्वेश्चन क्या है? कौन सम्मिलित नहीं है? डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। श्रीहरिकोटा हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, थुम्बा हो जाएगा केरल में, थुम्बा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में होगा। पोखरण हो जाएगा आपका राजस्थान में, पोखरण हो जाएगा राजस्थान में। 21 का सी हो जाएगा आंसर। 22 का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? किसकी सबसे ज़्यादा है? तो इसमें जो आपका बी था कनाडा का कितना है? तो 2,02,080 किलोमीटर समुद्री तट वाला देश। इंडोनेशिया 99,088 किलोमीटर, नॉर्वे 58,133 किलोमीटर,
ग्रीनलैंड 44,087 किलोमीटर, और रूस जो है 5वें नंबर पे आता है 37,658 किलोमीटर। प्रश्नगत विकल्प में वर्णित देश अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया आपका आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है आपका 25,760 किलोमीटर, विश्व में 7वां। और भारत का नंबर आता है 7516.7 है, 0.7 भी है, 7516 किलोमीटर, विश्व में 15वां। पूछता है कि समुद्र तट के माध्यम से यानी भारत का कौन सा क्रम है, तो 15वां स्थान है समुद्र तट से लगने वाले देश के नंबर में। और ब्राज़ील आपको 7491 किलोमीटर, विश्व में 16वां, 7491 किलोमीटर। और भारत है 7516 किलोमीटर के साथ विश्व में 15वां। 23 निम्नलिखित में से कौन सा देश आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है? आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में पाया जाता है, यह हो जाएगा आपका आइसलैंड। आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित देश है, जबकि फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन से आर्कटिक वृत्त गुजरती है। यानी आइसलैंड जो है आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है, लेकिन फिनलैंड हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, आर्कटिक वृत्त यहाँ से गुजरती है इन देशों के बीच से। अमेरिकी प्रांत अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, साइबेरिया जो कि रूस में है, विश्व के ऐसे क्षेत्र है जहाँ से आर्कटिक वृत्त क्या होती है तो गुजरती है। 24 है कि कौन सही सुमेलित नहीं है, डायरेक्ट ही पढ़ लेते हैं। नगर और नदी की बात किया जा रहा है, जैसे कि बर्लिन जो कि जर्मनी में पड़ता है, किस नदी के किनारे है तो सिपरी नदी। क्या है? सिपरी नदी। लंदन जो कि ब्रिटेन में है, ये टेम्स नदी के किनारे बसा है, टेम्स नदी। न्यूयॉर्क जो कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, ये हडसन नदी के किनारे बसा है, अमेरिका। और अमेरिका वियना जो है ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ये डेन्यूब नदी। क्या है? डेन्यूब नदी। पूछ रहा है वियना के बारे में, पूछ रहा था, वियना जो कि ऑस्ट्रिया में पड़ता है। ये न्यूयॉर्क संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इससे पढ़ा था। वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, यह डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। 25 निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? बर्मा भारत से अलग हुआ था 1935 के तहत। निम्नलिखित अधिनियम में से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधान के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा भारत से अलग हुआ था। बर्मा में ब्रिटिश शासन का 1886 सीमाधिकार स्थापित हुआ था। 1886 सीमाधिकार स्थापित हुआ था। इसे 1937 में भारत से अलग कर, 1937 में क्या हुआ तो भारत से अलग कर ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बना दिया गया। 26 किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो कब मनाया गया था? अपनाया गया 1950 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। इस बैठक के में राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन को तथा राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान के गायन का समय कितना है तो 52 सेकेंड है, एवं राष्ट्रगीत का गायन का समय 65 सेकेंड है। राष्ट्रगीत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि से लिया गया है, एवं राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है। राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। कब? तो 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगीत को सर्वप्रथम गाया गया था। 1911 ईस्वी में सर्वप्रथम कोलकाता अधिवेशन में ही राष्ट्रगान को गाया गया था। 1911 में। 27 संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है? कौन सी है तो अध्यादेश जारी करना, आर्टिकल 123। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां के संबंध में दिए गए सभी कथन सही हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग विकल्प डी को सही माना है। डी के अनुसार क्या? अध्यादेश जारी करना। बाकी ऐसे सही है, सभी सही क्या क्या है तो संसद को सत्र आहूत करना, संसद को सत्र अवसान करना, संसद की बैठक स्थगित करना, अध्यादेश जारी करना, ये सभी कार्य इनके जो है सही है, लेकिन डी उसमें ज़्यादा सही है। 28 लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कितने वर्ष में 2 बार? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के 1 में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। अर्थात राष्ट्रपति को सत्र बुलाने का अधिकार है, लेकिन संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार वर्ष में कम से कम 2 सत्र होने ही चाहिए। सामान्यतः वर्ष में 3 सत्र होते हैं, समानतः मतलब 3 सत्र होते हैं, ऐसे 2
भी होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन 6 महीने के भीतर। पहला आपका होता है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई के बीच में होता है, बजट सत्र। दूसरा होता है मानसून सत्र जो कि जुलाई से सितंबर के बीच में होता है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। 3 सत्र होता है। कौन कौन सा? बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, याद रखिएगा। 29, भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? किस रीति से? तो संसदीय समिति के माध्यम से। भारतीय संसद अपने सभी कार्यों का गहराई से अध्ययन एवं निरीक्षण करने के लिए स्वयं सक्षम नहीं है। इसके पास समभाव की स्थिति होती है। इसी कारण से अपना अधिकांश कार्य संसदीय समिति के माध्यम से ही करती है। 30 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। क्या हो जाएगा? राज्यपाल को पूछा तो अनुच्छेद 213 हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रावधान किया गया है। जब राज्य विधानमंडल में संवैधानिक विधियों द्वारा कानून बनाना संभव ना हो तब राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। इस अध्यादेश की आयु 6 महीना या 6 सप्ताह होती है। 6 महीना या 6 सप्ताह होती है। 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और 123 के तहत राष्ट्रपति। 31 का डी, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा। अनुच्छेद 164 का 5 कहता है कि मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते ऐसे होंगे जो उस समय का विधानमंडल विधि द्वारा समय समय पर अवधारित करे और जब तक उस राज्य का विधानमंडल इस प्रकार अवधारित नहीं करता है तब ऐसे होंगे जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट पहले से किया गया। 32 31 का क्वेश्चन पढ़ लिए थे कि राज्य विधानसभा द्वारा होगा। निम्नलिखित में से कौन से संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर संस्था है नीति आयोग हो जाएगा इसका आंसर। उपयुक्त में से नीति आयोग एक संविधानेतर संस्था है। इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, जबकि अन्य संस्थाएं संघ लोक सेवा आर्टिकल 315, वित्त आयोग 280, निर्वाचन आयोग आर्टिकल 324 में संवैधानिक हैं। 33 है कि भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसके पास है? किसको है? तो चुनाव आयोग के पास है। किसी भी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों का विशिष्ट महत्व होता है। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने का कार्य चुनाव आयोग करता है। चुनाव आयोग भारत के राजनीतिक दलों का 3 स्तर पर मान्यता देता है। कौन कौन? एक राष्ट्रीय दल, प्रांतीय दल, पंजीकृत और गैर मान्यता प्राप्त दल। 34 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किस में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? इसका हो जाएगा राजस्थान। 2 अक्टूबर 1959 को बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राजस्थान जो है पहला राज्य बन गया। राजस्थान पहला राज्य बन गया। 35 निम्नलिखित युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है? पूछ रहा कौन सम्मिलित आपका नहीं है, तो इसका सी था आंसर कि आर्मर्ड कॉलेज सेंटर एंड स्कूल जबलपुर, यह सम्मिलित नहीं है। आप देख लेते हैं उपयुक्त युगों में से सी जो है सम्मिलित नहीं है। आर्मी मेडिकल कोर सेंटर एंड स्कूल अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पे है? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में स्थित है। 36 फूलों की घाटी अवस्थित है। कहाँ पे? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी यानी वैली ऑफ फ्लावर उत्तराखंड के चरमौली जिले में स्थित है। यह घाटी यूनेस्को द्वारा सन 1982 में घोषित विश्व धरोहर स्थल नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान का एक भाग है। यह उद्यान 87.50 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस घाटी का पता सबसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ ने लगाया था। ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक एस स्मिथ ने लगाया था। 37 कुचिपुड़ी किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह आंध्र प्रदेश की है। 38
यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? यहूदियों की बात किया जा रहा है। तोरा, यहूदियों के धार्मिक पुस्तक को तोरा नाम से जाना जाता है। यहूदियों के प्रार्थना स्थल को सिनेगोग कहा जाता है। प्रार्थना स्थल को सिनेगोग। और उनके प्रमुख धर्म ग्रंथ तोरा, जिसे ईसाई ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं, जैसे ईसाई जो है ईसाई ओल्ड टेस्टमेंट भी कहते हैं। 39 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन में संबंधित है? इसका हो जाएगा अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और देश की विदेशी नीति के उद्देश्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है। अनुच्छेद 48 का यह कहता है कि राज्य को पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए और देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा के लिए प्रयास करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 41 राज्य अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापे, बीमारी और विकलांगता तथा अन्य अवांछनीय अभाव की स्थिति में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए प्रभावी प्रावधान करेगा। 43 का एक आता है कि भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है जो उद्योग के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से संबंधित है। यह राज्य के यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कानून या अन्य तरीकों से कदम उठाने का निर्देश देता है कि श्रमिक किसी भी उद्योग, प्रतिष्ठान या अन्य संगठन के प्रबंधन में भाग ले। 40 क्वेश्चन है आपका। हाल ही में बिहार में उच्च जाति आयोग का गठन कर मुजफ्फरपुर के महाचंद्र प्रसाद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्ष के लिए होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बिहार में उच्च जातियों के विकास के लिए गठित राज्य आयोग की घोषणा की। इसके साथ ही राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का भी गठन किया गया। दोनों आयोग का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। उच्च जातियों से जुड़े आयोग का अध्यक्ष कौन होंगे? तो महाचंद्र प्रसाद सिंह को बनाया गया। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार को बनाया गया। राज्य अनुसूचित जनजाति का जो अध्यक्ष है किसे बनाया गया? शैलेंद्र कुमार को बनाया गया है। बिहार राज्य महिला आयोग की नव नियुक्त अध्यक्ष प्रोफेसर अप्सरा जी। बिहार राज्य बाल अधिकार आयोग के नवीनयुक्त अध्यक्ष डॉक्टर अमरदीप है। बिहार सरकार ने राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन करते हुए गुलाम रसूल बलियाबी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसे? तो गुलाम रसूल बलियाबी को अध्यक्ष नियुक्त किया है। 41 क्वेश्चन है मैथ का। कह रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का अकेले एक कार्य को क्रमशः 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में पूरा करता है। वे एक साथ कार्य शुरू करते हैं लेकिन महिला 2 दिन के बाद कार्य छोड़ देती है। एक पुरुष एक लड़का कितने दिन में शेष काम को पूरा करेंगे? तो पहले तो हम इसका दक्षता निकालेंगे, 100 हुआ। इस तरह से हम निकालेंगे तो पहले हम 2 दिन का काम निकालेंगे। 2 दिन में पहले कितना काम किए? तो 38 यूनिट काम किया। शेष काम बचे कितने? तो पहले टोटल काम था टोटल काम था आपका 100 होगा। यहाँ पे एक 0 एक्स्ट्रा है, 100 है। उसका 38 माइनस होगा तो 62 यूनिट बचा है। तो अभिष्ट समय कितना लगेगा? तो 62/14 62/14 यानी 31/7 यूनिट लगेगा। 31/7 यूनिट लगेगा। ठीक है। और यहाँ पे 14 क्यों आया कि 10, 5, 15, 15, 4, 19 था पहले। 5 महिला का माइनस हो गया था, बचे 14। 62/14 यानी 31/7 दिन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। 42 नंबर। 42 है आपका कि किसी आयत की भुजाओं की मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक समचतुर्भुज बनाया गया। यदि आयत का क्षेत्रफल 104 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इस तरह से हम निकाल दिए तो कितना आ गया? 52 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो डायरेक्ट 104 लिख दिए यहाँ पे, इसीलिए 52 सेंटीमीटर आ गया। 43 एक ट्रेन 45 मीटर की दूरी को 3 सेकंड में तय करती है।
तो किलोमीटर घंटा में ट्रेन की गति क्या होगी? किलोमीटर घंटा में पूछ रहा है, तो ट्रेन की गति तो 45/3 गुना 18/5 कर देंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है। 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। 44, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 5/3 गुना है और सी का वेतन बी के वेतन से 2/3 गुना है, तो ए और सी का अनुपात पूछ रहा है। ए और सी का अनुपात पूछ रहा है, तो ए बी सी का हम इस तरह से पहले लिख दिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये। तो 5 इसको ना वैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी अगर 3 है यहाँ पे तो आप 3 यहाँ पे दे दीजिए, इसके ऊपर 2 दे दीजिए। तो 5 × 15, 3 × 9, 2 दूनी क्या कहते हैं, सॉरी यहाँ पे 3 आएगा क्योंकि इसके सीधे 3 होगा। 3 दूनी 6। तो A/C का पूछ रहा था, यानी 15/6 का अनुपात पूछ रहा था, 5/2, 5:2 आ गया। 45, 2000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4000 रुपये हो जाती है, वह राशि कितने वर्षों में 8000 हो जाएगी? कितने वर्षों में पूछ रहा है। तो ब्याज की दर 8% है। सूत्र क्या होता है? A = P × 1 + R/100 पर पावर n, यानी T। इस तरह से हम डिकोड करेंगे, इस ऑप्शन पे फॉर्मूला बैठाएंगे। तो माना वो राशि T वर्षों में कितना हो जाता है? तो 8000 हो जाती है। तो 8000 = करेंगे और P की जगह 2000 देंगे। इस तरह से हम निकालेंगे तो क्या आ गया? 4। तो 2 का पावर T का पावर कैपिटल T हो जाएगा, तो यानी 4 वर्ष आ गया इसका। 4 वर्ष देख सकते हैं सॉल्यूशन। ठीक है। 46, पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? अनुकुंचन कहलाती है। पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया अनुकुंचन कहलाती है। अनुकुंचन कहलाती है। 47 है आपका सूर्य का समीपतम ग्रह है। सूर्य का समीपतम ग्रह क्या है? तो बुध है। 48, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग है, जो कोशिका की जैव रासायनिक अभिक्रिया को ऊर्जा देने के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करता है। 49, सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? सापेक्षवाद की थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टाइन की देन है, और इस थ्योरी में आइंस्टाइन ने टाइम और स्पेस की व्याख्या की थी। टाइम और स्पेस की व्याख्या की थी इसमें, E = mc², जिसके अनुसार टाइम और स्पेस एक दूसरे से जुड़े हैं और ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह अलग अलग है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ऊर्जा का समीकरण भी दिया, जो E = mc² हुआ। 50 नंबर, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा के द्रव्यमान लगभग है कितना? तो 1/81। सॉरी, पृथ्वी का अपेक्षा जो है चंद्रमा का 50 पर है ना, हाँ 1/81, ठीक है। पृथ्वी का अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग 1/81। पृथ्वी के मध्य चंद्रमा के मध्य तक की दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है। इसका व्यास पृथ्वी के 1/4 तथा पृथ्वी द्रव्यमान का 1/81 है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 1/6 है, इसका व्यास जो है पृथ्वी का 1/4 तथा द्रव्यमान कितना है? तो 1/81 है। 51, अदिश राशि कौन है? ऊर्जा। जिन भौतिक राशियों में सिर्फ परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी, जैसे कि चाल हो गया, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, काल, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा इत्यादि, ये सब क्या है? तो अदिश राशि है। 52, वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। तो वायु में ध्वनि का वेग वायु के दाब पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए वो स्वतंत्र होता है। 53, सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमेस्टिमेटिक कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमेस्टिमेटिक कहते हैं। 54, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। 7 से कम pH के साथ पानी अम्लीय माना जाता है, 7 से कम, और 7 से अधिक pH हो तो क्षारीय माना जाता है। 55, वन एंजाइम का विस्तार किसने दिया था? विडल एवं टेटम ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम, वन जीन पढ़ेंगे, सॉरी वन जीन, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत प्रतिपादित विडल और टेटम ने दिया था। विडल और टेटम ने दिया था। 56, प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। प्रकाश गति न्यूनतम होती है कांच से गुजरने पर। प्रकाश गति जो न्यूनतम होती है, प्रकाश गति ठोस में न्यूनतम होती है, क्योंकि वे सघन होते हैं, और निर्वात में अधिकतम होते हैं, क्योंकि निर्वात सबसे कम सघन माध्यम होता है। प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से वायु, कांच, निर्वात और जल में सघन माध्यम कांच है, क्योंकि यह ठोस है, इसीलिए इसमें
प्रकाश गति क्या होती है? तो न्यूनतम होती है 57। मानव शरीर में आहार भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। आहार भोजन मुख्यतः डैश में पचता है। इसका हो जाएगा बी छोटी आंत। छोटी आंत में भोजन पचाने की प्रक्रिया 1.5 से 3 घंटे चलती है। 1.5 से 3 घंटे चलती है। आंतों में ग्रंथियां भोजन के पोषक तत्वों को अवशोषित करती है। आंतों में छोटी आंत विटामिन B12, मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम वो प्रोटीन अवशोषित करती है। छोटी आंत जो है भोजन से 90% पोषक तत्व ले लेती है। वो ये क्या करती है? भोजन से 90% पोषक तत्व भी ले लेती है। 58 न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉनों की खोज जो है, न्यूट्रॉनो यह एक नया कण पार्टिकल है जिसका सर्वप्रथम आविष्कार जो है सन 1930 में पॉली ने किया था। किसने किया था? तो पॉली ने किया था। पॉली ने, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? पॉली भी लिखा जाता है, कहीं कहीं तो पावली भी लिखा जाता है, दोनों सही होगा। 59 क्वेश्चन है कि कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुआ था? तो करनाल में हुआ था। कल्पना चावला का जन्म करनाल, जो कि हरियाणा, भारत में जन्मी थी। उनका जन्म 17 मार्च सन 1962 में हुआ था। 17 मार्च 1962 में हुआ था। 60 नंबर, ग्लूकोमा व टेक्रोमा किस अंग का रंग है? ग्लूकोमा व टेक्रोमा जो है किस अंग का रोग है? तो ग्लूकोमा वो किस रंग का रोग है? पहले तो आंख का रोग है। ग्लूकोमा को काला मोतियाबिंद भी कहते हैं। काला मोतियाबिंद के अधिकतर मामले में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, ना ही दर्द होता है, इसीलिए दृष्टिहीनता का एक प्रमुख कारण माना जाता है। काला मोतियाबिंद में हमारी आंखों का ऑप्टिक नर्व पर दबाव पड़ता है, जिसमें उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। जिसमें क्या होता है? उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। क्या होता है? उसमें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। सिक्सटी 61 क्वेश्चन है कि एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। ये क्वेश्चन आपको दिखाना ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि आपको याद होगा ये किस तरह क्वेश्चन है। 61 ये क्वेश्चन है कि एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की प्रच्छेदिका प्रोफाइल होगा। 61 का क्या है आंसर कि आपका हो जाएगा 61 का देखते हैं। का डी दिया था आंसर कि किसी सिलेंडराकार पाइप से बह रही तरल की गति पाइप के पास कम तथा पाइप से दूर जाने में इसकी गति क्या होती है? तो बढ़ती जाती है। 62 क्वेश्चन है कि कमरे को ठंडा किया जा सकता है। 62 कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। एसी और रेफ्रिजरेटर के काम करने का तरीका एक जैसा होता है। इनमें इस्तेमाल होने वाले गैसों को रेफ्रिजरेटर्स कहा जाता है। ये ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो फ्रिज और कमरे की गर्मी को बाहर के वातावरण में फेंकते हैं। ये रेफ्रिजरेटर्स फ्रेंच परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। फेज परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी ये पहले लिक्विड फेज में रहते हैं और गर्मी को अवशोषित करने के बाद गैसों में परिवर्तन हो जाते हैं। जब कंप्रेसर द्वारा इन्हें कंप्रेस्ड किया जाता है तो ये रेफ्रिजरेटर्स पुनः लिक्विड फेज में आ जाते हैं। पहले CFC का प्रयोग किया जाता था। क्या होता था कि पहले CFC का प्रयोग किया जाता था, जिसे HCFC के साथ परिवर्तित कर दिया जाता था। HCFC के साथ, और R22 सबसे आम यानी HCFC होता है। 63 कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैस का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति आपेक्षिक योगदान है। 63 का हमारा हो जाएगा आपका डी था, यानी CO2 ग्रेटर देन CH4 ग्रेटर देन N2O ग्रेटर देन CFC। परसेंटेज वैल्यू देख लेते हैं। CO2 का आपका हो जाएगा 26%, उसका CH4 का 4%, N2O का 1.5%, जलवाष्प आपका 60, अन 0.1। ठीक है। 64 एंथोफोबिया निम्न का डर है। एंथोफोबिया किसका डर है? पुष्पों का। एंथोफोबिया का डर फूलों का डर। एंथोफोबिया का डर क्या मतलब होता है? इसमें फूलों से डर लगता है। साइनोफोबिया कुत्तों का डर। साइनोफोबिया कुत्तों का डर।
पायरोफोबिया, अग्नि का डर। पायरोफोबिया मतलब क्या होता है कि अग्नि से डर लगना। पायरोफोबिया किसी को हो गया तो वो आग से बहुत डरेंगे। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है। विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है मानव जीनोम और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से। 65 का हो जाएगा डी। मानव जीनोम परियोजना की औपचारिक शुरुआत वर्ष 1990 में अमेरिकी ऊर्जा विभाग तथा अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरचना के द्वारा हुई थी। आगे चलकर अन्य देशों का भी समर्थन एवं सहयोगी अमेरिका को मिला। इस परियोजना का उद्देश्य मानव जीनोम का आणविक स्तर पर अध्ययन तथा उसका विस्तृत चित्रण है। अन्य जीनोम का अध्ययन करना ताकि तुलनात्मक विश्लेषण किया जा सके। जीनोम अध्ययन से उत्पन्न नैतिक, वैज्ञानिक एवं सामाजिक मुद्दों का निवारण, इस क्षेत्र में नवीन तकनीकों का विकास करना है। मानव जीनोम परियोजना की औपचारिक शुरुआत कब हुई थी? तो 1990 में हुई थी। 66 बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े के मुताबिक राज्यों में सबसे अधिक आबादी अति पिछड़े वर्ग की है। इनका प्रतिशत कितना है अति पिछड़े वर्ग का? तो इसका हो जाएगा 36.01%। बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण 2023 के निष्कर्ष जारी किए, जिससे यह पता चला कि अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी और अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी संयुक्त रूप से राज्य में कुल आबादी का कितना है? तो 63% है। 63% है। विभिन्न जातियां और समुदाय बिहार प्रतिशत जनसंख्या परसेंटेज की अगर बात करें तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी जो है आपको 36.1% है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी यानी बात करें तो 27.12% है। अनुसूचित जाति की बात करें तो 19.65% है। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो 1.68% है। बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन की बात करें तो 1% है। कुल जनसंख्या बिहार की अगर बात करें तो 13.7 करोड़ है। 13.7 करोड़ है। 67 का क्वेश्चन है आपका कि भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये है समता का अधिकार जो 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। ये हो जाएंगे आपको अनुच्छेद 14 से 18। समता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 में निहित है। यह अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार से समान अवसर, अस्पृश्यता का उन्मूलन और उपाधियों का निषेध से सुनिश्चित करते हैं। 68 द्रौपदी मुर्मू को भारत के कितने राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? 15 में। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू को चुना गया है। राष्ट्रपति चुनाव में राजग यानी एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 64.03% मतों से विजयी हुई है। उन्होंने कुल 6,76,803 वोट हासिल किए। उनके प्रतिद्वंदी यशवंत सिन्हा को 3,80,170 वोट मिले। द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनी जाने वाली पहली आदिवासी नेता बनी है। अगर प्रतिद्वंदी की बात करें तो कौन थे? तो यशवंत सिन्हा। उनके प्रतिद्वंदी कौन थे? यशवंत सिन्हा। 3,80,170 वोट। और उनको कितने मिले? द्रौपदी मुर्मू को 6,76,803 वोट। 69 की बात करें 69 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद संभालते हैं। अनुच्छेद 124 का 2 कहता है, अनुच्छेद 124 का 2 कि भारत के संविधान का वह भाग है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद की जाएगी, जिन्हें राष्ट्रपति क्या करेंगे तो आवश्यक समझे। जिन्हें राष्ट्रपति क्या करें तो आवश्यक समझे। 70 नंबर हाल ही में बिहार में किस जिले में घड़ियाल एवं कछुए के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? ये हो जाएंगे आपका पश्चिमी चंपारण। बिहार में घड़ियालों और कछुओं के लिए पहला प्रजनन स्थल इनक्यूबेशन सेंटर सह नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर बेतिया पश्चिमी चंपारण जिले में गंडक नदी में स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र राज्य सरकार और वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य घड़ियाल और कछुओं के बच्चों को सुरक्षित रूप से नदी में छोड़ने की प्रक्रिया में क्या करना है तो सहायता करना है। 71
हाल ही में जल निकाय का एटलस तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? भारत का पहला राज्य बन गया बिहार। बिहार भारत का पहला राज्य है जिसने अपने जल निकाय का एक एटलस तैयार किया है। इस एटलस का मुख्य उद्देश्य जल संकट और जलवायु परिवर्तन के कारण जल निकाय के अतिक्रमण और संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देना है। 72 हाल ही में संयुक्त सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत का स्थान है 72 का हो जाएगा C 118। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत 147 देशों में से 118वें स्थान पर है, जबकि 2024 में यह 126वें स्थान पर था। यह रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के बेल्बी यंग रिसर्च सेंटर द्वारा गैलप और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के सहयोग से प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में 6 मुख्य कारकों पर खुशी का मूल्यांकन किया जाता है: सामाजिक समर्थन, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, जीवन विकल्प बनाने की स्वतंत्रता, उदारता एवं भ्रष्टाचार की धारणा। 2025 की रिपोर्ट की अगर बात करें तो फिनलैंड लगातार 8वें वर्ष दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है। फिनलैंड, इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन का स्थान रहा है। भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान 109 में, श्रीलंका 133 में, बांग्लादेश 134 में स्थान पे है, जबकि नेपाल कितना स्थान पे है? तो 92 स्थान पे है। नेपाल कितने स्थान पे है? तो 92। और भारत जो है 147 देशों में से 118 में पे है। ठीक है, 72 के बाद 73 देखते हैं। क्वेश्चन 73 हाल ही में खबरों में रही राखीगढ़ किस राज्य में स्थित है? किस राज्य के प्राचीन स्थल है? हरियाणा हो जाएगा इसका आंसर। हरियाणा के राखीगढ़ी में प्राचीन टीले सहित 20 विरासत स्थल को राष्ट्रीय महत्व टैग के लिए चिन्हित किया गया है। अन्य स्थलों में दिल्ली के अनंगताल, आंध्र प्रदेश के चितांकुंटा में रॉक पेंटिंग, हिमाचल प्रदेश में कालेश्वर महादेव मंदिर इत्यादि शामिल है। राखीगढ़ी साइट केंद्रीय बजट 2020-21 में केंद्र द्वारा घोषित 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से एक है। 5 प्रतिष्ठित स्थलों में से क्या है? तो एक है। 74 भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? नाइट स्काई अभ्यारण्य, इसका हो जाएगा बी नंबर, लद्दाख। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व खोला जाएगा, जो इस केंद्र शासित प्रदेश के शीत रेगिस्तानी क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। लद्दाख में डार्क स्काई रिजर्व दिसंबर 2022 तक तैयार हो जाएगा। लद्दाख में 2022 तक तैयार हो जाएगा, जो कि हो गया है। डार्क स्काई रिजर्व जिसे नाइट स्काई अभ्यारण्य के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसे विशेष रूप से रात्रि के वातावरण और सितारों वाली रात्रि के रूप में विकसित किया जाएगा। 75 का क्वेश्चन देखते हैं। 75 आपका जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में 10वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। इसका जारीकर्ता कौन है? जारीकर्ता कौन है? तो सभी है, इसका ऑप्शन डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में भारत 10वें स्थान पर है। यह सूचकांक 63 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु शमन प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है। भारत को नवीनीकरणीय ऊर्जा में निवेश, ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती के प्रयास के लिए सराहा गया है। हालांकि कोयले पर निर्भरता और टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के क्रियान्वयन में भी धीमी गति जैसी चुनौतियां भी हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2025 को जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा संयुक्त रूप से क्या किया गया है? तो जारी किया गया है। 76 भारत में हर साल अगस्त क्रांति दिवस की तिथि को मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। भारत में हर साल 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसमें शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी जाती है। साथ ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षाओं को याद भी किया जाता है। 77
59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया है। देश के प्रख्यात हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को इस साल 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक होंगे वे विनोद कुमार शुक्ल। भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने संस्कृत विद्वान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए हैं। 78 विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो चिनाब नदी के ऊपर बना है। इसकी लंबाई कितनी है? 359 मीटर इसकी लंबाई है। चिनाब रेल सेतु एक इस्पात और कंक्रीट का मेहराब पुल है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के जम्मू मंडल के रियासी जिले में बक्कल और कौड़ी के बीच स्थित है। बक्कल और कौड़ी के बीच तथा एक एकल मार्ग रेलवे लाइन सेतु है। यह पुल नदी तल से 359 मीटर यानी कि 1178 फीट की ऊंचाई पर चिनाब नदी पर विस्तृत है, जिससे यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेल सेतु और दुनिया का सबसे ऊंचा मेहराब सेतु बन गया। यह सेतु संगलदान रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के मध्य बनाया गया है। संगलदान रेलवे स्टेशन और रियासी रेलवे स्टेशन के मध्य बनाया गया है। 79 क्वेश्चन पढ़ते हैं। 79 क्वेश्चन है कि हाल ही में IPL 2025 में CURVV यानी कर्व सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? तो ये वैभव सूर्यवंशी है। बी नंबर। राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने इंडियन प्रीमियर लीग में शानदार पदार्पण किया और IPL 2025 के सुपर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीतकर अमिट छाप छोड़ी है। IPL का अपने पहले सीजन में वैभव ने कुल 7 मैच खेले। इनमें उन्होंने 206.55 के स्ट्राइक रेट से 252 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने एक शतक और एक अर्धशतक भी बनाया। वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले हैं। वे राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं और IPL इतिहास के सबसे कम उम्र के खिलाड़ियों में से एक हैं। 14 साल की उम्र में उन्होंने IPL में पदार्पण किया और एक शतक भी बनाया। 80 नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली ओपेल सुचाता चुमांगसरी किस देश की निवासी है? किस देश की निवासी है? तो ये थाईलैंड की है। मिस वर्ल्ड 2025 की खिताब थाईलैंड की ओपेल सुचाता चुमांगसरी ने जीता है। यह प्रतियोगिता 31 मई 2025 को हैदराबाद भारत में आयोजित की गई थी। भारत की नंदिनी गुप्ता भी इस प्रतियोगिता में शामिल थे। सुचाता चुआंगश्री को ओपल के नाम से भी जाना जाता है। वह मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली थाईलैंड की पहली महिला है। सुचाता चुआंगश्री को मिस वर्ल्ड का ताज चेक गणराज्य क्रिस्टीना प्रिचकोवा ने पहनाया। ठीक है। और आयोजन कहाँ पे हुआ था? हैदराबाद भारत में। 81 रामसर स्थल के विषय में असत्य कथन को पहचाने। तो डायरेक्ट पढ़ लेते हैं आंसर इसका। 2 फरवरी को पूरे विश्व में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड वेटलैंड डे। आर्द्रभूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र बोलिविया है। सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? तो बोलिविया। भारत में रामसर स्थलों की संख्या 2025 में 91 है। वह संख्या जून 2025 में 2 नए रामसर स्थलों खीचन और मैनार दोनों राजस्थान में को शामिल करने के बाद हुई है। ठीक है। 91 हो गई है। रामसर अभी समय में स्वीकार की गई परिभाषा के अनुसार आर्द्रभूमि ऐसा स्थान है जहां वर्ष में कम से कम 8 माह पानी भरा रहता है। रामसर स्थान सुबह भरा रहता है। 82 भारत का 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या? 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम पूछ रहा है, तो हो जाएंगे हमारे ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार ने 19 फरवरी 2025 को भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वही तक होता है। चुनाव आयुक्त का सम्मान और वेतन भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। सुकुमार सेन भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। सुकुमार सेन पूछता है, बहुत बार पूछा जाता है।
अनुच्छेद 324 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 324 जो चुनाव आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति प्रदान करता है। कौन? 324। 83 संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो यह आपको चुना गया है सीनियर ब्यूरोक्रेट और पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति करता है, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। 84 हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान को देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। माधव राष्ट्रीय उद्यान को आधिकारिक तौर पर बाघ अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया है, जिसमें यह मध्य प्रदेश का 9वां और भारत का 58वां बाघ अभ्यारण्य बन गया है। यह इस क्षेत्र में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। 85 बिहार सरकार द्वारा जारी 2025-26 का बजट कुल कितने करोड़ रुपए के व्यय के रूप में अनुमानित है? कितने हो जाएंगे? 3,16,895.02 करोड़ रुपए। ठीक है। 3 मार्च 2025 को वित्त मंत्री द्वारा विधानसभा में 3.17 लाख करोड़ रुपए बजट पेश किया गया, जिसमें शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो कुल व्यय का 79.52% है। बिहार बजट 2025-26 में सबसे ज़्यादा शिक्षा पर 60,964 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य के लिए 20,000 करोड़ रुपए और सड़क के लिए 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटेन की द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2024 की लोकतंत्र सूचकांक रिपोर्ट जो 27 फरवरी 2025 को जारी की गई थी के अनुसार शीर्ष देश कौन है? तो आपका नॉर्वे हो जाएंगे। नॉर्वे। EIU के 2025 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत के रैंकिंग 100वें स्थान पर है, जो 179 देशों में से एक है। 100वां स्थान है। भारत को त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है और लोकतंत्र सूचकांक में नॉर्वे जो है शीर्ष पर है। नॉर्वे प्रथम है, भारत का स्थान 100वां है। सिप्री द्वारा हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान हथियारों को खरीद में विश्व में प्रथम स्थान रखता है कौन? तो यूक्रेन। सिप्री के स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संघर्ष हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण पर अनुसंधान करता है। यह 1966 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय स्टॉकहोम स्वीडन में है। वर्ष 2020 से 24 की अवधि के दौरान हथियारों के 5 सबसे बड़े निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, रूस, चीन, जर्मनी है। इसी अवधि के दौरान 5 सबसे बड़े हथियार आयातक यूक्रेन, भारत, कतर, सऊदी अरब और पाकिस्तान हैं। 88 क्वेश्चन है आपका। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? तो भागलपुर में किया गया है। बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भागलपुर में SIPET यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में स्थापित किया गया है। यह संस्था छात्रों को प्लास्टिक इंजीनियरिंग में उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा। इसके अलावा समस्तीपुर जिले में एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट भी स्थापित किया जाएगा। मुजफ्फरपुर में एक 93.75 करोड़ रुपए की लागत से एक कचरा प्रोसेसिंग प्लांट भी बनाया जा रहा है, जो 2026 तक पूरा हो जाएगा। यह प्लांट RDF तकनीक का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को नष्ट करेगा और जैविक कचरे को क्या बनेगा? जैविक कचरे से खाद बनाएगा। 89 क्वांटम अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? विश्व आर्थिक मंच WEF के द्वारा। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा क्वांटम अर्थशास्त्र के रिपोर्ट में जारी की गई क्वांटम अर्थशास्त्र पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें क्वांटम प्रौद्योगिकियों के आर्थिक प्रभावों और समाज पर उनके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट में क्वांटम प्रौद्योगिकियों को अपनाने और विकास को बढ़ावा देने के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया गया।
जिसमें नीति निर्माताओं, उद्योग और शिक्षाविदों के लिए दिशा निर्देश क्या है तो शामिल है। ठीक है, आगे देखते हैं 90 नंबर। हाल ही में जिन संपादक CSISPR-Cas9 तकनीक का प्रयोग कर भारत का प्रथम जीन संपादित भेड़ का विकास का श्रेय किस स्थान ने प्राप्त किया है तो SKUAST श्रीनगर। भारत की पहले जीन संपादित भेड़ कश्मीर में शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय SQSet में पैदा हुई है। यह उपलब्धि पशु जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जीन संपादक यानी CRISPR-Cas9 का तकनीक का उपयोग करके किया गया था। इस भेड़ में कुछ विशेष जीन को लक्षित किया गया है जो इसके मांसपेशियों के वजन को बढ़ाने में मदद करते हैं, जिससे यह सामान्य भेड़ों की तुलना में लगभग 30% अधिक वजन वाली हो सकती है। 91 वजन बढ़ाने के लिए किया जाता है। 91 ब्राजील के रियो डी जेनेरो में 18 से लेकर 19 नवंबर 2024 को आयोजित G20 के शिखर सम्मेलन का नीति वाक्य यानी मोटो क्या था तो इसका मोटो था आपका बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। रियो शिखर सम्मेलन में अफ्रीका संघ AU ने पहली बार एक पूर्ण सदस्य के रूप में भाग लिया। इस सम्मेलन की मेजबानी ब्राजील ने की थी। ब्राजील G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला ग्लोबल साउथ का तीसरा देश बन गया। कितने नंबर देश बन गया? तीसरा। अन्य दो देश हैं इंडोनेशिया 2022 और भारत 2023। ब्राजील में 2024 G20 शिखर सम्मेलन का विषय है एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, बिल्डिंग ए जस्ट वर्ल्ड एंड ए सस्टेनेबल प्लैनेट। समूह 20 के राष्ट्राध्यक्ष एवं शासनाध्यक्ष का 20वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2025 में दक्षिण अफ्रीका में होगा। नवंबर 2025 में कहाँ पे होगा? 20वां संस्करण दक्षिण अफ्रीका में होगा। ठीक है, 92 बस थोड़ा सा बचा हुआ, कर ही लीजिएगा जब यहाँ तक आए हैं तो। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2024 में ऋण सीमा को रुपए 10 लाख से बढ़ाकर कितने तक किया गया है? इसका हो जाएगा आपको 20 लाख रुपए किया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMAY के तहत अधिकतम ऋण राशि 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी गई है। इस योजना में ऋण को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, शिशु, किशोर और तरुण, जिसमें क्रमशः 50,000 आपको शिशु को, 5 लाख किशोर, 10 लाख तरुण तक ऋण दिए जाते हैं। मुद्रा योजना के तहत गैर कृषि, गैर कॉर्पोरेट, सूक्ष्म लघु उद्यमों को 20 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। यह योजना 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी और इसके उद्देश्य छोटे व्यवसाय को बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान करना है। 93 बिहार के पहले हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे? भोला पासवान शास्त्री थे, जो पहली बार 22 मार्च 1968 को बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। 22 मार्च 1968 को। उग्रतारा स्थान शिव शक्ति सर्किट किस जिले में है? तो आपको ये हो जाएगा सहरसा। श्री उग्रतारा मंदिर सहरसा के महिषी प्रखंड के महिषी गांव में सहरसा स्टेशन के करीब 18 किलोमीटर दूर स्थित है। इस प्राचीन मंदिर में भगवती तारा की मूर्ति बहुत पुरानी है और दूर दूर से भक्तों को आकर्षित भी करती है। 95 कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ जो है ये आपको दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान शिव शक्ति पीठ दरभंगा में स्थित है। यहाँ श्रावण मेला में शिव जी के विशेष पूजा अर्चना की जाती है। 96 बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये ऐसी पहली महिला थी जिन्हें भारत की स्वतंत्रता के बाद किसी राज्य का राज्यपाल बनाया गया था। हाल ही में ऑस्कर पुरस्कार 2025 से किस फिल्म को सम्मानित किया गया है? इसका हो जाएगा डी अनोरा। 2025 में 97 अकादमी पुरस्कार ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा को मिला। इसके अतिरिक्त इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संपादक और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए सहित कुल 5 पुरस्कार जीते हैं। इसमें जो एक्टर थी वो मिकी मेडिसन नाम है उनका। यह फिल्म एक स्क्रीबॉल ड्रामा है जो सेक्स कर्मियों पर आधारित है। किस पे? तो सेक्स कर्मियों पर आधारित है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको मिला था? अनोरा को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक,
सीन बेकर एनोरा के लिए, सीन बेकर एनोरा के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिकी मेडिसन एनोरा के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एड्रियन बॉन्डरी को द ब्रूटलिस्ट के लिए, द ब्रूटलिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। 98 किस सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है? इसका हो जाएगा आपको मानव अधिकारों पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993। मानव अधिकारों पर द्वितीय वैश्विक सम्मेलन 1993। जून 1993 में दूसरा विश्व मानव अधिकार सम्मेलन वियना में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन को ही वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व मानव अधिकार सम्मेलन वर्ष 1968 में तेहरान में आयोजित किया गया था। ईरान की राजधानी तेहरान है, जिसे तेहरान सम्मेलन भी कहा जाता है, जिसे तेहरान सम्मेलन भी कहा जाता है। जून 1993 में दूसरा विश्व मानव अधिकार सम्मेलन वियना में आयोजित किया गया था। 99 मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सी मोबाइल ऐप सुविधा बिहार सरकार ने लॉन्च किया है? इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरण की बुकिंग कर सकेंगे। तो ये आपका हो जाएगा हायरिंग मोबाइल ऐप। 4 नवंबर 2022 को बिहार के सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत हायरिंग मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए किसान घर बैठे अपने मोबाइल से कृषि उपकरणों की बुकिंग करा सकेंगे। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जो पूरी तरह से सरकारी ऐप विकसित कर लघु और सीमांत किसानों को भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगा। क्या करेगा कि सरकारी ऐप विकसित कर लघु और सीमांत किसानों को जो भाड़े पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराएगा, भाड़े पे। 100 नंबर 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड, 9 अक्टूबर, क्या रहा क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं कि 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWUB की रिपोर्ट के अनुसार बिहार के कितने जिलों के भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है? यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है। तो ये आपका हो जाएंगे 9, कितना हो जाएंगे? 9 जिला हो जाएंगे। ऑप्शन सी हो जाएगा 9 जिला। 9 अक्टूबर 2022 को जारी केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWUB की रिपोर्ट के अनुसार, CGWUB के रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार के 9 जिले भूजल में यूरेनियम की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक होने का पता चला है। जिन जिलों में यूरेनियम 30 ppb से अधिक मिला है वह है आपको कौन कौन से जिले हैं देख लेते हैं। यानी UPB यानी यूरेनियम की कम मात्रा कितनी होनी चाहिए? 30 ppb होनी चाहिए, लेकिन वहाँ 30 से ज़्यादा मिला है। पहला है सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय। सारण, भभुआ, खगड़िया, मधेपुरा, नवादा, शेखपुरा, पूर्णिया, किशनगंज और बेगूसराय, ये 9 जिले हैं। तो सेट नंबर 3 जो है आपका ख़त्म होता है और अभी 4 से लेके 20 तक बचे हुए हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि क्लास ये सेट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार दरोगा के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार मध्य क्षेत्र के लिए, सभी के लिए है। आप स्पेशली बनाइए। अगर बिहार मध्य क्षेत्र की तैयारी करते हैं फिर भी कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेशल सेट कर दें, क्योंकि सिलेबस सबका सेम ही है। आप अगर बनाए होंगे सेट अगर स्पेशल से भी तो देखते होंगे क्वेश्चन का लेवल है सभी का सेम है, कोई अंतर नहीं है, कोई डिफरेंट नहीं है। बस अंतर क्या है तो वो इंटर लेवल का है, ये ग्रेजुएशन लेवल का, यानी सिलेबस में बशर्ते कोई अंतर नहीं है। तो आगे भी जरूर रहेगा। और किरण की जो कुछ सेट बची हुई है, अब लगभग में 4 ही सेट बचे हुए, वो भी मैं करवा ही दूंगा। इसीलिए क्लास जो अल्टरनेट चल रही है, जैसे ही वो किरण की ख़त्म होगी तैसे ये डेली चलेगी क्राउन की। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।